यदि शादी का कार्ड उसमें एपी के पैटर्न फॉर्मेट में आ रहा है तो आपको उससे बचना है। सेफ क्लिक क्या है सर? सेफ क्लिक के बारे में थोड़ा सा समझाइए। साइबर क्राइम 99% ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में कौन से साइबर क्राइम है? साइबर क्राइम किसी फीमेल के साथ यदि हो जाता है सर, तो क्या वो उसकी आइडेंटिटी छुपा के आपको कंप्लेंट कर सकती है? एक सबसे बेस्ट तरीका उनका ये है कि साहब बहुत जल्दी हम आपका जो है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ब्लॉक करने वाले हैं। 3 टिप्स ऐसी आपसे चाहूँगा कि जिसको ध्यान में रखते हुए लोग अपने लेवल पे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। देखिए, जो भी चीज़ आपको सस्पिशियस लगती है, चाहे वो अनजान नंबर हो, अनजान एसएमएस हो, अनजान लिंक हो, उनसे हमको दूर रहना है। भारत आज हर क्षेत्र में ग्रोथ कर रहा है। भारत में डिजिटल क्रांति आ चुकी है। भारत सरकार ने हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। एक छोटे तबके का आदमी भी स्मार्टफोन चला रहा है, इंटरनेट यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीथिंग, सब जगह सब अवेलेबल है आज की तारीख में। इसका एक सबसे बड़ा जो मुझे ड्रॉबैक लगता है वो ये है कि लोग अवेयर नहीं हैं इन सब चीज़ों को लेके। लोगों को ये चीज़ बड़ी फैसिनेटिंग लग रही है कि हम नेट यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। इसी कारण से साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है आज की तारीख में। इसीलिए हमने आज का ये एक स्पेशल पॉडकास्ट रखा है, क्योंकि डे बाय डे हम देखते हैं साइबर क्राइम इतने बढ़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं। आज का स्पेशल पॉडकास्ट हमने रखा है सव्यसाची शराफ सर के साथ, जो कि एसपी इंदौर साइबर क्राइम, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव नॉलेज दी है। आइए हम और ज़्यादा डिटेल में जानते हैं साइबर क्राइम के बारे में। सर, आपका स्वागत करता हूं हमारे शो रूबरू विद चौबे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम रूबरू होंगे कई सारी चीज़ों से, साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा सर कि कैसा बैकग्राउंड था, आप इस फील्ड में कैसे आए, थोड़ा सा आपके बारे में। जी धन्यवाद, और सभी दर्शकों को जय हिंद। मैंने केंद्रीय विद्यालय में अपनी एजुकेशन की, बेसिकली सागर, इंदौर, भोपाल में साइंस स्ट्रीम में। इसके बाद फिर मैंने स्विच ओवर किया ह्यूमैनिटीज़ में और लॉ में। तो मेरा ग्रेजुएशन लॉ और ह्यूमैनिटीज़ में हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा मैं। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस करने के दौरान मैंने स्टेट पीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दिए, जिसमें मेरा चयन प्रथम प्रयास में राज्य पुलिस सेवा में हुआ। और राज्य पुलिस सेवा की ट्रेनिंग करते करते मेरे द्वारा सिविल जज का एग्ज़ाम भी दिया गया, स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का, तो उसमें भी मेरा चयन हुआ था। किंतु दोनों में से मेरे द्वारा पुलिस सेवाओं को प्राथमिकता दी गई और मैंने पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की थी 1998 में। और पुलिस सर्विस रहने के दौरान भी मैंने कई सारे कोर्सेज किए, जिसमें आज ये बताना रेलेवेंट होगा कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से डिप्लोमा इन साइबर लॉ मैंने पुलिस मुख्यालय की अनुमति से किया, क्योंकि मेरी रुचि इन पैटर्न ऑफ क्राइम्स में भी शुरू से रही थी। आपका मतलब बैकग्राउंड कहीं ना कहीं साइबर से कनेक्टेड? जी हाँ, मेरा लॉ और साइबर लॉ, Okay. क्योंकि मैंने लॉ भी किया है, प्रैक्टिस भी की है फॉर सम टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। और इसके बाद डिप्लोमा साइबर लॉ में किया 2010 में, जब लोगों का उसके प्रति इतना रुझान नहीं था। किंतु मेरे द्वारा इसमें डिप्लोमा करने का उद्देश्य यही था कि इस फील्ड में भी अपने को नॉलेज एक्वायर करना चाहिए। सर, भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है आज, सेफ क्लिक। क्या है सर सेफ क्लिक के बारे में थोड़ा सा समझाइए। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये 1 फरवरी से 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। स्पेशल ड्राइव है, जन संवाद है, पब्लिक इंटरफेस है। ये हमारे मध्य प्रदेश के माननीय डीजीपी महोदय श्री मकवाना सर के द्वारा ये मुहिम चालू की गई है। वैसे तो साल के 12 महीनों ये मुहिम चलती रहती है। लोग जाते हैं, पब्लिक से अपना संपर्क करते हैं, उनको अवेयर करते हैं। हमारी खासतौर पर जो साइबर विंग है, साइबर पुलिस है, वो साल के 12 महीने स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक प्लेसेस में जाके लोगों को अवेयर करती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर वर्ष फरवरी के दूसरे मंगलवार को सेफ इंटरनेट डे का आयोजन वर्ल्ड वाइड किया जाता है। तो चूंकि अभी समय आगामी अपना 11 फरवरी नज़दीक थी, तो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा यह स्पेशल ड्राइव 1 फरवरी से 11 फरवरी तक इसीलिए आयोजित की गई है कि लोगों को फ्रॉडस्टर्स, स्कैमर्स और जितने भी ये क्राइम्स हो रहे हैं, इनके प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे टू कर्व एंड डील विद दिस क्राइम। So, what are the procedure you are following for awareing the people of India? Like,
क्या एक्टिविटीज होती हैं जिनके द्वारा आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? देखिए, अभी जो स्पेशल ड्राइव है इसमें हम लोग स्कूल, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक प्लेसेस लाइक मॉल्स और हमारे जो आइकॉनिक प्लेसेस हैं, जैसे इंदौर में हम कहें राजबाड़ा है, या कि रिलीजियस प्लेसेस हैं, खजाना टेम्पल है, ये अभी जो है यहाँ उर्स चल रहा है। और इसके अलावा जो पब्लिक आउटरीच के जो भी हमारे पास अवेलेबल सोर्सेस हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक, आज ही हमारे यहाँ चंदन नगर में हमारी साइबर पुलिस की ओर से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है लोगों को अवेयर करने के लिए। इस हमारी मुहिम में मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है कि कई सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पब्लिक आउटरीच करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को जानें, हमसे पूछें, बचने के उपाय पूछें और हम उनको बता सकें कि साइबर क्राइम क्या है और उससे बचने के क्या तरीके हैं। सर, जैसे कि आज इंडिया ग्रो कर रहा है या टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, तो क्या जो ये स्कैमर्स हैं वो भी अपनी फील्ड में ग्रो करते होंगे, वो भी रिसर्च एनालिसिस करते होंगे? तो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में कौन से साइबर क्राइम है? हाँ, देखिए, मैं भी जो हम लोग देख पा रहे हैं कि वर्ष 2020 की बात करें और आज 2025 की बात करें, तो साइबर स्कैमर्स और जो फ्रॉडस्टर्स हैं, इनका पैटर्न ऑफ क्राइम चेंज होता जा रहा है। जो इनके मॉडस ऑपरेंडी पुराने हो चलते हैं, जिससे लोग इनके चक्कर में नहीं आते हैं, तो ये अपने पैटर्न चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो लेटेस्ट करंट ट्रेंड चल रहा है डिजिटल अरेस्ट का, इसका आजकल बड़ा बोलबाला है, हर जगह सुनने में आ रहा है ये। तो ये कॉल करेंगे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय बन के, अन्यथा ईडी का, पुलिस का, इवन कई बार क्या करते हैं, कोई कोरियर कंपनी का नाम ले लेंगे, जैसे मैं फेडेक्स कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, तो लोग जल्दी यकीन कर लेते हैं और फिर आपको उस कहानी में ले जाते हैं कि एक पार्सल मिला है। तो नेचुरली सामने वाला मना करता है कि पार्सल हमारा नहीं है, लेकिन फिर वो बताते हैं कि आपका आधार नंबर ये है। तो बोला जी, तो ये आधार नंबर आपका इसमें मिला है, या ये नंबर आपका है मोबाइल नंबर, ये नंबर आपका इसमें मिला है। तो उस सिचुएशन में आम तौर पे जो हमारे आम नागरिक होते हैं, महिलाएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, ये लोग घबरा जाते हैं और ये लोग यकीन कर लेते हैं कि शायद किसी ने उनके आधार नंबर का या मोबाइल नंबर का दुरुपयोग किया है, और फ्रॉडस्टर उसका फ़ायदा लेते हुए इनको जो है अपने ट्रैप में लेना शुरू करता है, विक्टिमाइज करना शुरू करता है, और फिर उसका एक जो तरीका बताता है कि साहब यदि आप इतना इतना पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे तो आप जो है इसमें आपकी बचत हो जाएगी। एक सबसे बेस्ट तरीका उनका ये है कि साहब बहुत जल्दी हम आपका जो है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ब्लॉक करने वाले हैं। तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि एक मैं आपको अकाउंट नंबर बता रहा हूँ, इसमें आप थोड़ा सा अपना 2-5 लाख रुपए शिफ्ट कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि आज ही की तारीख में आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। तो ये दिस इज़ द फर्स्ट वे टू टारगेट द विक्टिम। तो वो सोचता है कि देखिए पैसे की डिमांड तो कर नहीं रहे, ये तो हमारी सेफगार्ड की चीज़ बता रहे हैं और ऑफ द रिकॉर्ड हमें बता रहे हैं। तो इस तरीके से विक्टिम इनके ट्रैप में आ जाते हैं। क्या सर कोई ऐसी फैसिलिटी होगी कि ये ऑनगोइंग कॉल में पुलिस को इन्फॉर्म करके इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जा सकता है? हाँ, देखिए, आप भी यदि मीडिया में देख पा रहे होंगे कि अभी कुछ केसेस हुए हैं जहाँ पे घर में कोई व्यक्ति बाकी घर के सदस्यों को ऐसा लगा कि कुछ ये परेशान है और ये डिजिटल अरेस्ट की उसमें जा रहा है, और ऐसे लोगों के लिए हम लोग को साधुवाद देना चाहिए। उन्होंने तत्काल किसी भी नियरेस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसको इन्फॉर्म किया, पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और जो है ऑन गोइंग कॉल के दौरान भी साइबर अरेस्ट के जो ऑफेंस है उसको रोकने का काम हुआ है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से जैसा कि सर ने हमसे नॉलेज शेयर की, तो मुझे लगता है कि यूथ का एक बहुत बड़ा रोल है। यूथ अपने पेरेंट्स को अवेयर कर सकता है, अपने सराउंडिंग जो एल्डर्स हैं, जो डिजिटल स्मार्टफोन तो यूज़ कर रहे हैं बट इन सब चीज़ों को लेके अवेयर नहीं है। बट मुझे लगता है कि यूथ यदि अवेयर करे, डिपार्टमेंट के द्वारा ये सब कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अवेयरनेस मुझे लगता है कि बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, जैसा कि आपने हमें बताया। आपने बिल्कुल सही कहा कि यूथ बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इसके स्पेशल ड्राइव का। और आजकल चूंकि यूथ बहुत ज़्यादा इस पे सोशल मीडिया पे एक्टिव है, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो। दूसरा, इनकी ऑनलाइन शॉपिंग का सबसे ज़्यादा ट्रेंड आप यूथ में ही पाएंगे। तो पहले तो ये अपने आप को स्वयं को सुरक्षित करें, और मीडिया में जब इतना आ रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से भी आप देख रहे होंगे कि आजकल मोबाइल में कॉलर टोन में भी लोगों को अलर्ट और अवेयर किया जा रहा है। तो उनकी महती जवाबदारी यूथ की कि पहले स्वयं को बचाएं,
और उसके बाद अपने आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को इस बारे में अवेयर करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब साइबर क्राइम होता है तो उस समय जिसके साथ क्राइम हो रहा है उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, या वो किस साइकोलॉजी का फ़ायदा उठा के स्कैमर या फ्रॉडर उनके साथ स्कैम कर पाता है? उन्हें क्या फ़िल्टर लगाना चाहिए, क्या उसको उस टाइम सोचना चाहिए कि वो उस फ्रॉड से बच सके? देखिए, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, जो हम लोग ट्रेंड देखते हैं साइबर क्राइम के बारे में, कि साइबर क्राइम 99% ह्यूमन एरर की वजह से होते हैं। यानी स्वयं विक्टिम गलती करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस करते हैं, तो फ्रॉडेस्टर अपराध कर पाता है। तो पहली चीज़ तो हमको आज की तारीख में, जब इतनी स्पेशल ड्राइव गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, मीडिया की तरफ से, आप जैसे सोशल रिफॉर्मर्स की तरफ से चल रही है, तो लोगों को पहली एहतियात तो ये बरतना चाहिए, कॉल की प्रवृत्ति देखना चाहिए कि कॉल क्यों किया गया है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आती है लालच और ग्रीड। मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट उसने प्लान बताया है, तो आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस। बेटर होगा कि जो ऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं तो उनकी तरफ से हम जाएं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सेविंग को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, उसको हम चेक करें। ये जो शॉर्ट टर्म और ओवरनाइट हम लोग को अमीर बनाने की बातें हैं, ये इस ग्रीड से हमको पहली चीज़ बचना चाहिए। ये मैंने बात की फाइनेंशियल फ्रॉड के संबंध में। अब जो दूसरे तरह के फ्रॉड होते हैं कि अचानक आप रात में 12 बजे सर्फिंग कर रहे हैं या आप ऑनलाइन हैं और एक वीडियो कॉल आता है और एक न्यूड पर्सन उसमें आते हैं और 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड की आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो उसमें आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका इसमें कहीं से कहीं तक रोल नहीं है, गलती नहीं है। इमीडिएटली अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, फ्रेंड्स को बताएं, आवश्यकता पड़े तो किसी ये जो है लॉयर से, काउंसिल से आप संपर्क करें, उसको सब बताएं। और जो भी आपकी नियरेस्ट लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनको आप जाके रिपोर्ट करें। और उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक वेबसाइट है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल नंबर 1, एंड उसके पहले भी आप नंबर डायल कर सकते हैं 1930। ये टोल फ्री नंबर है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2020 से संचालित किए जा रहे हैं। और यदि आप इसमें कभी लोगों का फीडबैक सुनेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म है साइबर क्राइम को डील करने का। सबसे पहला फ़ायदा इसका ये होता है कि 1930 पे आपने जैसे ही डायल किया, आपके पर्सनल डिटेल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स इसमें ऑपरेटर आपसे ले लेता है। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देता है, वो आपके मोबाइल के SMS पे आता है। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के माध्यम से आपको 24 घंटे के अंदर नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, जिसकी लिंक आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर के जरिए आपको अपने डिटेल्स वहाँ भी अपलोड करना पड़ती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इस सर्विस का ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिस अकाउंट से फ्रॉड हुआ है या जिस विक्टिम के अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, दोनों में से जिसकी भी नॉलेज उनके पास होती है, उसके माध्यम से वो लोग फ्रॉडस्टर तक तत्काल एक्सेस करके उनके अकाउंट्स को होल्ड कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो आप मान लीजिए फिजिकली, मैनुअली किसी एजेंसी के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, थाने के पास जाते हैं, तो इट इज़ जस्ट पॉसिबल कि फर्स्ट ही विल टेक योर रिपोर्ट, ही विल नोट डाउन, देन जो भी उनका ऑफिशियल प्रोसीजर वो करेगा। लेकिन बाय दैट टाइम अकाउंट टू अकाउंट आपका पैसा ओवरसीज कई जगह आगे निकल जाएगा। तो आपको 1930 और NCRP का महत्व ये समझना होगा कि इमीडिएट फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू विक्टिम यही एजेंसीज हैं। इसके बाद आता है नंबर पुलिस का। जब आप ये दोनों कार्रवाई कर लेते हैं, 1930 पे कॉल कर लेते हैं और NCRP पे आप अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं, तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली बताया जाता है कि अब आप नियरेस्ट थाने में जाइएगा, वहाँ जाके आपकी FIR होगी। FIR इन चैनल्स पे नहीं होती है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और ऐसे एविडेंस कलेक्ट करती है जो कोर्ट में एडमिसिबल हो। पहले तो हमको उस कल्प्रिट तक पहुंचना पड़ता है, और मान लीजिए कल्प्रिट हमको मिल जाता है तो जो भी डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करके, प्रोटेक्ट करके कोर्ट में हमको प्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मात्र विक्टिम का पैसा रिफंड करवा देना यही पुलिस का काम नहीं है, उसको बिहाइंड द बार्स पहुँचाने की जवाबदारी भी पुलिस की है। तो लेटर पार्ट ऑफ द जो आपका डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस करती है, लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है 1930 और NCRP। इसमें हमको फर्स्ट अप्रोच करना चाहिए। सर, ये जो आपने प्रोसेस बताई, मुझे लगता है कि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और आप लोग ये सब चीज़ें डे टू डे लाइफ में डील करते होंगे, तो क्या सिस्टम या आपका स्टाफ
इसको इतना एग्रेसिवली डील करता होगा। मुझे नहीं लगता कि ये फ्रॉडर या स्कैम जिनके साथ हुआ होगा उन्हें कुछ फ़ायदा मिल पाता होगा इतनी लंबी प्रोसेस में। इसमें देखिए हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है ये बड़ा फेवर करता है विक्टिम को। मान लीजिए अदर टाइप्स ऑफ क्राइम्स होते हैं जिसमें आपकी गाड़ी चोरी चली जाती है, आपकी ज्वेलरी चोरी चली जाती है, तो आप देख पाएंगे कि यदि रिकवर हो जाते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर से ही विक्टिम को मिलते हैं। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? किसी भी फरियादी, किसी भी कंप्लेनेंट जिसने कि एफआईआर लॉन्च करी है, उसका सामान माल मशरूका यदि रिकवर हो जाता है तो उसे पाने के लिए उसे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, कोर्ट वेरीफाई करती है और उसमें सालों साल लग जाते हैं। अब ये प्रोसीजर लॉ है। किंतु साइबर लॉ में, साइबर क्राइम में ये स्थिति है कि जैसे मैंने आपको बताया कि टोल फ्री नंबर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स हैं। पहले तो आपका जो है ये अकाउंट होल्ड करवाते हैं, इसके बाद हम लोग जो साइबर पुलिस है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन देती है और इन विक्टिम के गए हुए पैसों को रिफंड कराने की व्यवस्था जजमेंट के पहले हो जाती है। हालांकि जब ये न्यायालय रिफंड करने का ऑर्डर करती है तो उसमें कंडीशन डाल देती है कि सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द जजमेंट, लेकिन विक्टिम का पैसा उसे जल्दी मिल जाता है यदि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसको कल्प्रिट तक पहुंच जाती है। पहली चीज़। जहां तक सेंसिटाइजेशन का प्रश्न है, चूँकि करंट ट्रेंड साइबर क्राइम्स का बहुत बढ़ रहा है और हमारे जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं पुलिस मुख्यालय स्तर पे, तो इसके लिए सभी थानों में, सभी जिलों में महिला डेस्क के साथ साथ साइबर डेस्क जैसी स्पेशलाइज्ड एक जो है आपको सर्विस प्रोवाइडर थाने में बोलना चाहिए, उसकी व्यवस्था है। हमारे मध्य प्रदेश में स्टेट साइबर पुलिस हेडक्वार्टर्स भोपाल के अंडर में सभी जोनल लेवल पे ये इसके विंग्स काम कर रहे हैं, जोनल ऑफिसर्स काम कर रहे हैं और हमारी एक स्टेट लेवल की लैब है भोपाल में और सेंट्रल लैब्स भी हैं। तो सेंसिटाइजेशन ना सिर्फ हम लोग लोगों को कर रहे हैं पर पुलिस भी इसके प्रति बहुत सेंसिटाइज्ड है। साइबर क्राइम किसी फीमेल के साथ यदि हो जाता है सर, तो क्या वो उसकी आइडेंटिटी छुपा के आपको कंप्लेन कर सकती है? ऐसा कुछ इकोसिस्टम है? बिल्कुल, ये इसमें तो यूनिवर्सल लॉ है। किसी भी तरह का क्राइम हो, साइबर क्राइम हो, नॉन साइबर क्राइम हो, फरियादी की पहचान हम लोग छुपा के रखते हैं। साइबर क्राइम में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई ऐसी चीज़ आप यूज़ करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आप किसी की मदद लेते हैं इसमें, ऐसा, या आपका ही स्टाफ इन सब चीज़ों को चैनलाइज करता है? देखिए डिपेंड करता है, इसमें भी एक लंबी चर्चा हो जाएगी। एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे यदि हम जाते हैं तो एक सर्टेन का आपने नाम सुना होगा। तो ये इंटरनेट डोमेन को प्रोटेक्ट करने की एक एजेंसी है जो साइबर अटैक्स या साइबर हैकिंग होती है बड़े लेवल पे वेबसाइट्स पे। जहाँ तक हमारे इंडिविजुअल के साथ होने वाले क्राइम्स हैं उनके डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए आज की तारीख में हमारे पास पर्याप्त टूल्स हैं, मशीनरी है, किंतु आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग उसमें आउट ऑफ द डिपार्टमेंट जाके भी मदद लेते हैं और उसमें कोर्ट के सामने भी अपना एक तरीका रखते हैं। आजकल सर कुछ इनविटेशन में भी बग्स आने लगे हैं, तो क्या इनविटेशन में भी लोग साइबर क्राइम? इसमें देखिए तो बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, लेकिन बेसिक चीज़ एक ख्याल रखने वाली बात यह है कि इनविटेशन सामान्यतः पीडीएफ फाइल में आते हैं, हमारे नोन नंबर से आते हैं, तो उसमें हमको जानकारी भी रहती है कि यहाँ शादी होने वाली है। ये कॉमन सेंस है। अब आपके पास यदि शादी का कार्ड उसमें एपी के पैटर्न फॉर्मेट में आ रहा है तो आपको उससे बचना है। अब सामान्य लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि एपी के एंड्रॉयड पैकेज किट, इसका फुल फॉर्म होता है, वो किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए होती है। तो आपको सामान्यतः सोचना चाहिए कि कोई शादी का कार्ड इसमें एक एपी के फाइल में क्यों भेजेगा। शादी के निमंत्रण कार्ड हो, कोई आयोजन के कार्ड हो, आपको हमेशा पीडीएफ में मिलेंगे और यदि आपके पास कोई एपीके की शक्ल की कोई फाइल आई है, लिंक आई है, तो आपको मान लेना चाहिए कि ये कोई फर्जी फेक लिंक है। सर ये सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा, आपने जो चीज़ें हमसे शेयर करी। लास्ट में मैं 3 टिप्स ऐसी आपसे चाहूँगा कि जिसको ध्यान में रखते हुए लोग अपने लेवल पे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। देखिए, जो भी चीज़ आपको सस्पिशियस लगती है, चाहे वो अनजान नंबर हो, अनजान एसएमएस हो, अनजान लिंक हो, उनसे हमको दूर रहना है। ये हमारे विवेक की बात है। जहाँ तक कोई फाइनेंशियल रिलेटेड कोई आपको ऑफर है, कोई आपको कुछ ओएलएक्स पे सेल करने की बात कर रहा है, तो वहाँ आपको अपने लालच से दूर रह के अपने विवेक का प्रयोग करना है। कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है लॉ से, किसी भी क्राइम से डील करने का। और थर्ड चीज़ जो मैं कहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे हम प्रोफाइल्स बनाते हैं
तो उसी सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टा हो चाहे फेसबुक हो, प्राइवेट सेटिंग्स, आपकी जो प्राइवेसी की सेटिंग्स हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उनको आप इग्नोर ना करें। उसमें जिनको आप ऐड करें वो आपके नोन लोग हों, अननोन लोग जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं उसको एक्सेप्ट ना करें। सामान्यतः हम लोग ये सोचते हैं कि हो सकता है ये मुझे जानते हैं, मैं इनको नहीं जानता हूँगा और इनको मैं इग्नोर करूँगा तो इनको बुरा लगेगा। तो ये सब संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान में साइबर फ्रॉड बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। तो ये प्रिकॉशन हमको लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के साथ शेयर करी। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये इस सेशन के बाद आप कमेंट में आपका कुछ पर्सनल साइबर क्राइम हुआ हो आपके साथ, या आप कई चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी फैमिली में किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ हुई हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग ऑफिशियली लेवल पे उन सब चीज़ों को एक बार रेक्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, सो दैट आगे वो चीज़ें किसी के साथ ना हो। हम चाहते हैं ये पॉडकास्ट आप एटलीस्ट 2 लोगों को ज़रूर शेयर करें, सो दैट एक साइबर क्राइम को लेकर अवेयरनेस बढ़ सके सोसाइटी में। थैंक यू सो मच, आपने ये लास्ट तक पॉडकास्ट देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जनता से सेफ क्लिक अभियान के माध्यम से जुड़ने का मौका दिया, और मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग की बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचें, और थ्रू डिजिटल मीन्स या पर्सनली आके हमारे कार्यालय में आप किसी भी प्रकार का अवेयरनेस, गाइडेंस, प्रिवेंशन, डिटेक्शन से यदि आप लाभान्वित होना चाहते हैं तो हमेशा आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।